अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपको हमल के दौरान खून के दाग लगते हैं या आपको ये फील होता है कि आपको खून बह रहा है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या आपको इसके लिए परेशान होना चाहिए या नहीं। इसलिए इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको मालूम हो सके कि वो कौन से कॉजेस हैं और वो क्या ट्रीटमेंट है जो हमें करनी चाहिए अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का सामना करना पड़े। स्पॉटिंग बेसिकली ट्रेस की सूरत में होती है, यानी कि बहुत थोड़े से दाग लगते हैं जिसके लिए आपको पैड नहीं पहनना पड़ता। इसका कलर पिंक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और डार्क ब्राउन भी हो सकता है। जब भी आपने डॉक्टर के पास जाना है तो वो आपसे यही सवाल पूछेंगी कि खून का रंग क्या था, यानी कि वो पिंक था, ब्राउन था या ब्राइट रेड था, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी, यानी कि क्या वो थिक था या वो पतला था पानी की तरह, क्या उसमें क्लोट्स थे और ये कि उसकी अमाउंट कितनी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी या बिल्कुल आपको 1-2 ड्रॉप्स फील हुआ है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली वजह होती है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो यूट्रस के साथ जुड़ता है। इस जुड़ने के प्रोसेस में थोड़ा सा खून बहता है, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं और इस दौरान जो खून बहता है उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है, जो कि हर औरत में ही होती है। कई औरतें इसको फील कर पाती हैं, कई नहीं कर पाती, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है और इसका कलर भी ब्राउनिश सा होता है। इसके बारे में हमारी एक वीडियो मौजूद है जिसमें हमने आपको मेंसेस में और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में फर्क बताया है। इसकी दूसरा रीजन होता है सर्विकल चेंजेस। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आपका जो रहम का मुंह है उसको काफी ज्यादा सॉफ्ट कर देते हैं और उसको बहुत ज्यादा नरम कर देते हैं, इसलिए जरा सा भी कोई चेंज उसमें आए तो वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। तीसरी रीजन मिसकैरेज होती है। मिसकैरेज अगर 24वें हफ्ते से पहले आपका बच्चा ना रहे तो इस प्रोसेस को कहते हैं। इसकी कुछ निशानियां होती हैं जैसे कि क्रैम्पिंग, पेन पेट के निचले हिस्से में, वेजाना से डिस्चार्ज, टिश्यूज का डिस्चार्ज और जो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और ब्लीडिंग हो जाती है। तो ब्लीडिंग किसी हद तक मिसकैरेज का भी साइन होती है। इसके बाद जो कॉज है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि जब आपका एग फर्टिलाइज होता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो यूट्रस में जाके जुड़ने की बजाय वो किसी और जगह पे जुड़ जाता है, जैसे कि फ्लॉपियन ट्यूब्स में, और वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे जगह कम होती है और वहाँ पे वो सही से ग्रो नहीं कर पाता और आपको दर्द होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके शोल्डर में पेन हो सकती है, आपको यूरिन पास करते हुए पेन हो सकती है और इसी तरह से आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकती है जो कि अमूमन एक तरफ होती है। इसके बाद मोलर प्रेगनेंसी एक रीजन होती है जो कि बहुत रेयर केस होता है लेकिन होता तो है। इसमें ये होता है कि जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस के साथ अटैच होता है लेकिन वो आगे से ग्रो करने के बजाय एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसको फिर रिमूव कराना पड़ता है। इस सूरत में भी आपको ब्लीडिंग होती है। लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रेविया, इसमें यह होता है कि जो बच्चे का प्लेसेंटा है वो आपके जो रहम का मुंह है उसके बिल्कुल करीब से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होती रहती है और इस प्रेगनेंसी में आपको ज्यादातर बेड रेस्ट दिया जाता है और आपका नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती और आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। वाजा प्रेविया ये एक रेयर कंडीशन है। इसमें ऐसा होता है कि बच्चे के खून की जो नालियां होती हैं वो जो आपके रहम का मुंह है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर रही होती हैं और जब आपका वाटर ब्रेक होता है तो उस वक्त ये वेसल्स जख्मी हो जाती हैं और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये लेटर प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग हो तो उसमें एक कॉज वासा प्रेविया भी होती है। फिर सब कोरियोनिक हेमाटोमा, ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें जिस मेम्ब्रेन के अंदर बच्चा होता है वो अगर डैमेज हो जाए, उधर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो एक कॉज होती है ब्लीडिंग की। ये प्रॉब्लम इतनी परेशानी की नहीं होती, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है सर्विकल पॉलिप्स, यानी कि आपकी जो यूट्रस है या जो सर्विक्स है वहाँ पे कोई ऐसी ग्रोथ हो गई है, कोई गिल्टी, कोई ट्यूमर, कोई इस तरह की चीज़ बन गई है जो कैंसरस नहीं होती लेकिन वो होती है आपके हार्मोन्स खासतौर पे एस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने की वजह से और उससे आपको फिर ब्लीडिंग होती है। इसके बाद एक कॉज होती है प्लेसेंटल एब्रप्शन, ये भी एक रेयर कंडीशन होती है। इसमें यह होता है कि जो बच्चे का प्लेसेंटा आपके यूट्रस से जो जुड़ा होता है वो वहाँ से अलग हो जाता है, टूट जाता है उसका कनेक्शन, तो इस सूरत में भी ब्लीडिंग होती है और ये आपके और आपके बच्चे दोनों की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक होती है।
फिर प्री टर्म लेबर होता है, यानी कि अगर आपको 37वें हफ्ते से पहले आपको लेबर स्टार्ट हो जाए तो उसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्शंस के साथ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक कॉज होता है। इसके अलावा इनकम्पिटेंट सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स का जो एरिया है वो बहुत जल्दी डायलेट हो जाता है या प्री मेच्योर लेबर के लिए तैयार हो जाता है, और तो वहाँ से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ औरतों पे सेक्स करने से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि आपका जो सर्विक्स का एरिया है वो बहुत ज़्यादा नर्म हो गया होता है, और कोई भी चीज़ उसको जब टच करती है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। याद रहे कि सर्विक्स के एरिया में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे को खून जाना होता है, तो आपकी यूट्रस में और सर्विक्स में काफ़ी मिकदार में खून मौजूद होता है। पैल्विक एग्जामिनेशन में भी आपका ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं तो कई दफ़ा औरतों की टेंडर सर्विक्स की वजह से वहाँ से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है या स्पॉटिंग हो जाती है। इसके बाद एक कॉज होता है इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपको क्लेमाइडिया या गनोरिया है या आपको STI है या आपको UTI है, तो इन सूरतों में भी आपको इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक कॉज और है जो कि ब्लड इशू है, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब म्यूकस प्लग है वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले निकल जाता है और वो इंडिकेट करता है कि अब आप प्रॉपर लेबर में जाने वाली हैं। तो ये जो म्यूकस का प्लग जब निकलता है तो उसके अंदर भी खून के टिंट होते हैं या आपको उसमें खून की धारियाँ नज़र आती हैं, तो वो भी आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग के जुमरे में नज़र आती हैं। इसके बाद हम आपको कुछ ट्रीटमेंट्स बताएंगे कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने पाँव ज़्यादा लटका के ना बैठें और अपने आप को कंफर्ट देकर रखें, यानी कि आप रिलैक्स मोड पे रहें, ज़्यादा एक्सर्शन ना करें और अपने हस्बैंड से ना मिलें। और ये करना है आपने कि सफ़र नहीं करना, आपने कोशिश करनी है बेड रेस्ट करें। 15 दिन के लिए लाजमी आपने करना है। अगर आपको फ़र्क पड़ जाए तो फिर आपने काम का आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर देने हैं। और अगर कोई ऐसी कॉज है जिसके लिए ऑपरेशन या सर्जरी ज़रूरी है तो फिर वो आपको करवानी है। और आपको अगर टैम्पॉन से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको पैड्स यूज़ करने हैं। और अगर आपको दर्द ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़ी बहुत पैरासीटामोल वगैरह ऐसी टैबलेट ले लेनी चाहिए जिससे आपको दर्द ना हो। और कोई भी आपको जिसम में चेंज नज़र आए तो आपने उसको फ़ौरन अपनी डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करना है। ये तो थी वो कॉजेज़ और वो ट्रीटमेंट जिसकी वजह से ये मसले होते हैं। लेकिन एक टिप मेरी अपनी भी है आपको, और वो ये है कि कुछ भी हो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस हर बीमारी की एक रीज़न होती है। अगर आप यकदम किसी चीज़ का स्ट्रेस ले लेती हैं या आपको ये लगता है कि शायद मेरी प्रेगनेंसी ज़ाया हो रही है या ऐसा कुछ एकदम से आप कोई सदमा लेती हैं तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और आपकी वाकई मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए जो भी हो उसको अल्लाह पे छोड़िए, खुदा से दुआ कीजिए और कॉन्फिडेंट रहें कि अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे उतना आपके बच्चे के ऊपर भी अच्छा असर होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर फीमेल्स के साथ शेयर करें जो ये जानना चाहती हैं कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इस ब्लीडिंग और स्पॉटिंग के, या जिनको ये फेस करना पड़ रहा है। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपना राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा और नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।